नमस्कार साथियों, ट्रिपल पी आई एस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपने पिछले लेक्चर के अंतर्गत जो मॉडर्न हिस्ट्री हमने शुरू की है, उसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन और बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य के अंतर्गत पंजाब से संबंधित जो भी पॉसिबल एमसीक्यू हो सकते हैं, उनका डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्षेत्रीय राज्य के अंतर्गत मैसूर से संबंधित प्रश्न और भारत के गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर जनरल से संबंधित जो भी पॉसिबल एमसीक्यू हैं उनको कंप्लीट करेंगे। और जिन लोगों ने भी हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड करा दी गई है, आप वहां जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। आज का शुरुआत करते हैं मैसूर से संबंधित प्रश्नों के माध्यम से। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कब हुआ था, तो आपको याद रखना होगा 1767 से 1769 के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। आपको यहाँ याद रखना होगा कि उस समय अंग्रेज का गवर्नर कौन था, तो बेरेलस्ट था, और हैदर अली इसमें विजयी हुए थे। ये विजयी लिखा हुआ है यहाँ पे, विजयी, हैदर अली विजयी हुए थे। तो दो तीन बातें यहाँ याद रखना है। कब हुआ था, 1767 टू 69, हैदर अली अंग्रेजों के बीच में, और अंग्रेजों का जो गवर्नर था वो बेरेलस्ट था, और हैदर अली की विजय हुई थी इसमें। और इस जो प्रथम युद्ध था, इसकी जो समाप्ति हुई थी वो मद्रास की संधि के माध्यम से हुई थी, जो मद्रास की संधि 1769 में संपन्न हुई थी। ये बात आपको याद रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की तरफ। इसका भी ईयर आपको याद रखना होगा, 1780 से 84 के बीच वारेन हास्टिंग के समय में यह युद्ध संपन्न हुआ। अब आपको ये याद रखना होगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में संपन्न हुआ है, तो वो वॉरेन हास्टिंग है। वॉरेन हास्टिंग के संदर्भ में एक कथन और यहीं पर ध्यान रखना होगा, जैसे यहाँ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ऐसे ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी वॉरेन हास्टिंग के समय में ही हुआ है। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नल बैली के नेतृत्व, ये एक कर्नल थे अंग्रेज सेना के, बैली, इनके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को हराकर अरकाट के ऊपर, ये कर्नाटक में है, कर्नाटक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तत्कालीन कर्नाटक के क्षेत्र के अंतर्गत, यहाँ पर हैदर अली ने कब्जा कर लिया है कर्नल बैली को हरा के। पहली बात आपको यही जान लेनी है। उसके बाद होता क्या है कि जो भारत का गवर्नर जनरल उस समय था, सॉरी, वारेन हास्टिंग, तो वारेन हास्टिंग ने क्या किया है कि वारेन हास्टिंग 1781 में अंग्रेज जनरल सर आयरकूट को इस संदर्भ में नियुक्त किया, सर आयरकूट को, और इसने हैदर अली को पोर्टोनोवो, पोलीलूर और सोलिंगुर में पराजित कर दिया। इस प्रकार से ये तीन चीज आपको यहाँ याद रखनी होगी कि 1780 में हैदर अली ने कर्नल बेली को हरा दिया, अरकाट पर नियंत्रण कर लिया। 1781 में जनरल आयरकूट ने पोर्टोनोवो, पोलीलूर और सोलिंगुर में हैदर अली को पराजित कर दिया। तत्पश्चात मैंगलोर की संधि संपन्न हुई। मैंगलोर की संधि हुई 1784 में। यह संधि टीपू और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, क्योंकि हैदर अली की इस बीच में मृत्यु हो जाती है, तो इसलिए जो मैसूर की सत्ता है वो टीपू संभालता है। तो इसलिए जो संधि हुई है मैंगलोर की, वो टीपू और अंग्रेजों के बीच में हुई है। ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने का कारण बनी। आगे हम देखेंगे टीपू के संदर्भ में। टीपू एक प्रोग्रेसिव शासक हुए हैं तत्कालीन समय में। इनके द्वारा श्रीरंगपट्टनम को राजधानी के रूप में स्थापित किया गया, और इन्होंने राजधानी में यानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर की मित्रता के प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। तो यहाँ पे दो बातें हैं कि इन्होंने राजधानी कहाँ पे बनाई, तो श्रीरंगपट्टनम में। स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ लगाया, तो वो भी श्रीरंगपट्टनम में ही लगाया है। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे आज टीपू के और कार्य। टीपू ने आगे समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए टीपू ने कुछ देशों यथा अरब, इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में दूत मंडल भेजे। तो ये पूछा जा सकता है कि टीपू ने कहाँ कहाँ दूत मंडल भेजा था, तो उसमें अरब है, इस्तांबुल है, काबुल है, मॉरिशस है। टीपू, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोग्रेसिव ढंग से शासन पद्धति चलाना चाहता था, तो उसने आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना भी की। तो इस प्रकार से टीपू मैसूर की शक्ति को निरंतर बढ़ाने का प्रयास करता रहा। इधर अंग्रेज अपने क्षेत्रीय विस्तार में लगे हुए थे, तो इन दोनों के बीच में इनके हितों में टकराव हुआ,
और जो मैंगलोर की संधि के माध्यम से द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था, उस संधि का उल्लंघन करते हुए अंग्रेजों के द्वारा पुनः एक युद्ध की घोषणा कर दी गई, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के रूप में सामने आया। इस युद्ध में 1790 से 92 के बीच कॉर्नवालिस के समय में यह युद्ध हुआ। सी थर्ड नंबर का है और सी ही आती है, तो कॉर्नवालिस के समय यह युद्ध हो रहा है। आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। इस युद्ध का जो समापन होता है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम से होता है। इसी संधि के बाद कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया। यहाँ पर शत्रु कौन है? तो शत्रु मैसूर है, और मैसूर में भी कौन है? तो टीपू सुल्तान है। और साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। साथियों में कौन थे? मराठे और नवाब थे। तो यह बात कॉर्नवालिस के द्वारा बोली गई। तो और यहाँ पर क्या हुआ कि इस संधि के माध्यम से टीपू को अपने जो राज्य था, उसका जो क्षेत्र था, उसका लगभग आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध हर जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देने के लिए मंजूरी हुई। और इस समय ये जो 3 करोड़ रुपए देने थे, उस समय हाल के हाल तो अदा नहीं किए गए, तो इसकी जो ये बाद में अदा करने का एक प्रावधान रखा गया इस संधि के अंदर। तब तक अंग्रेजों के द्वारा टीपू के जो 2 पुत्र थे, उन्हें अपने नियंत्रण में रखा गया। इस प्रकार से हम देखेंगे कि टीपू को इस श्रीरंगपट्टनम की संधि और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के माध्यम से काफी नुकसान उठाना पड़ा। फिर आगे बढ़ते हैं तो टीपू के साथ जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 के अंदर, यह लॉर्ड वेलेजली के समय में हो रहा है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पहला किसके समय में हो रहा है, दूसरा किस गवर्नर जनरल के समय में हो रहा है, तीसरा किस गवर्नर जनरल के समय में हो रहा है, और चौथा युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हो रहा है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व बेलेजली और स्टुअर्ट कर रहे थे। ये बात आपको याद रखनी होगी। कब हुआ था? 1799 में हुआ था। इसी युद्ध में क्या होता है कि टीपू वीर गति को प्राप्त हो जाता है, यानी टीपू युद्ध में लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो जब मैसूर पर नियंत्रण अंग्रेजों का हो जाता है, यानी जो लॉर्ड वेलेजली है, इसके नेतृत्व में जो सेना लड़ रही थी, उसका मैसूर पर नियंत्रण हो जाता है, तो आयरलैंड का जो लॉर्ड समाज होता है, आयरलैंड का जो लॉर्ड समाज होता है, वो वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि जो वेलेजली है, इसे मार्क्विस की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो आप इसे बहुत इजी ढंग से बता पाएंगे कि वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि आयरलैंड के लॉर्ड समाज के द्वारा प्रदान की गई थी। ये इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे और हम आगे बढ़ के देखते हैं। मैसूर को नियंत्रण में लेने के बाद अंग्रेजों के द्वारा मैसूर की गद्दी पर पुनः अडयार वंश, तो मतलब आप समझ सकते हो कि अडयार वंश का संबंध किससे है? तो मैसूर से एक बालक कृष्णराज को बैठा दिया जाता है, जबकि जो अप्रत्यक्ष नियंत्रण था वो पूरी तरीके से अंग्रेजों के हाथ में ही रहा। टीपू सुल्तान के संबंध में एक फैक्ट देखने को मिलता है कि टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी देवी के मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति की स्थापना के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए दान दिया था। आमेर के राजा हुए हैं सवाई जयसिंह, इनके द्वारा यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों के संस्कृत में अनुवाद कराया गया है। यह बात आपको याद रखनी है। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का, ये बात देखो गवर्नर के संदर्भ में आपको याद रखना होगा कि जो लॉर्ड क्लाइव है, यह बंगाल का प्रथम गवर्नर हुआ है। 1758 से 60 और 65 से 67, 2 बार इसने कार्यभार संभाला है। तो पहला 58 से 60, दूसरा 65 से 67। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ है। वहीं बंगाल का प्रथम गवर्नर, ये पहला प्रथम गवर्नर हुआ है, ठीक है। पदनाम चेंज हो रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, अब जो नाम था गवर्नर का वो गवर्नर जनरल होने लगा जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसके माध्यम से ऑर्गेनाइज ढंग से कंपनी का शासन रेगुलेट करने का जो प्रयास किया गया, इसके अंतर्गत जो पोस्ट थी गवर्नर की, उसको गवर्नर जनरल बता दिया गया। तो इस स्थिति में वारेन हेस्टिंग्स की जो नियुक्ति 1774 में हुई थी, उसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होने का गौरव प्राप्त हुआ। हमने अभी शायद भारत का बोल दिया, ये भारत का नहीं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुआ, तो इसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होने का बनने का गौरव प्राप्त हुआ। फिर हम आगे देखते हैं एक नया बदलाव कि 1833 में, यानी 1833 का चार्टर एक्ट आता है। इसके माध्यम से और ज़्यादा
सेंट्रलाइज ढंग से शासन को संचालित करने का प्रयास किया गया। और इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार देखेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ है। यहाँ पर 3 प्रश्न आपको लगातार दिख रहे हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन। आगे बढ़ेंगे, जब ये वायसराय का पद कन्वर्ट हो जाता है 1858 में, 1857 के विद्रोह के बाद, तो उस समय हम देखेंगे कि कौन वहां पर प्रथम वायसराय बनता है और अंतरिम अंतिम भारत का गवर्नर जनरल बनता है। अब हम गवर्नर के संबंध में जो भी प्रावधान हमने आपसे इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम क्षेत्रीय राज्य के संबंध में और गवर्नर और बंगाल के गवर्नर और भारत के गवर्नर जनरल के संबंध में एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। अब हम कर रहे हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के संबंध में बात। तो यहाँ पर वारेन हास्टिंग के संबंध में बात हो रही है। इनका जो शासनकाल था वो 1773 से 1785 के बीच का रहा। इन्होंने क्या किया कि लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी उसको समाप्त कर दिया। जो सरकारी खजाना था उसे ये मुर्शिदाबाद से कलकत्ता तक लेके आए। दूसरा, ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दी। आप हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन बंगाल का नवाब था जिसने राजधानी को मुंगेर से मुर्शिदाबाद से मुंगेर की ओर स्थानांतरित किया था, या मुर्शिदाबाद से मुंगेर की तरफ, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता की ओर राजधानी का स्थानांतरण वारेन हास्टिंग के समय होता है। लेकिन मुंगेर से मुर्शिदाबाद कौन ले गया था, मुंगेर से मुर्शिदाबाद कौन लेके गया था, यह बात आपको हमें कमेंट सेक्शन में बतानी है। राजा सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने ट्रायल एंड एरर के नियम को अपनाया। राजस्व सुधार यानी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए शुरुआत से ही कंपनी प्रयासरत रही। इसी प्रयास में जो भी मेथड अपनाए गए उसमें कभी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो आई 1793 में, उससे पहले काफी विधियां अपनाई गई, जिसमें यदि कोई विधि कभी 1 साल के लिए बनाई, कभी 5 साल के लिए बनाई, जिसमें अगर जो लाभान्वित होती कंपनी तो उस विधि को निरंतर जारी रखती, यदि उसमें लाभ नहीं होता तो उसे छोड़ दिया जाता था। इसलिए उसको ट्रायल एंड एरर के रूप में संबोधित किया जा रहा है। प्रथम मराठा युद्ध हमने जैसा आपको ऊपर ही डिस्कस किया था कि यह भी वारेन हास्टिंग के समय में ही हुआ था, 1775 से 82, 1775 से 1782 के बीच हुआ था। और 82 में ही सालवाई की संधि होती है मराठों और अंग्रेजों के बीच में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वारेन हास्टिंग के समय में। यह बात भी ऊपर डिस्कस हो चुकी है। 1780 से 84 के बीच में मंगलौर की संधि के माध्यम से इसकी समाप्ति होती है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव भी वारेन हास्टिंग के समय में ही रखी जाती है। तो वारेन हास्टिंग से संबंधित जो भी फैक्ट थे इनको आपको याद रखना होगा। साथ ही आपको ये याद रखना होगा कि जो ये बंगाल का प्रथम गवर्नर हुआ है, गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग, इसको वापस जाने के बाद इंग्लैंड में महाभियोग का सामना करना पड़ा था। यह भी इसके संबंध में एक फैक्ट है। आगे लॉर्ड कॉर्नवालिस को देखेंगे। इसका शासनकाल हम देखते हैं 1786 से 1793 के बीच। भारत में कानून की विशिष्टता का नियम लागू किया, यानी रूल ऑफ लॉ की स्थापना की इसने। कॉर्नवालिस कोड लेके आया 1793 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कॉर्नवालिस के समय में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस के समय में 1790 से 92। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि भी यहीं पर संपन्न होती है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लेके आया, यानी राजस्व को निश्चित करने के लिए यह स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लेके आया जो जमींदारों के साथ की जाने लगी। आगे हम राजस्व से संबंधित जो भी विधियां थी इनको देखेंगे। तीनों का डिटेल डिस्कशन बाद में किया जाएगा, इसी में आगे आएगा। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी ताकि कंपनी के शासन को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सके। 1805 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी कब्र गाजीपुर में है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। आगे जिसका शासन हम देखेंगे वो गवर्नर जनरल हुआ है लॉर्ड वेलेस्ली, 1798 से 1805। लॉर्ड वेलेस्ली का शासन 1798 से 1805 तक का है। इसने सहायक संधि की नीति आरंभ की, यानी जिस नीति की शुरुआत फ्रांस का एक गवर्नर हुआ था डुप्ले, उसके द्वारा शुरुआत की गई थी, उसको सही रूप में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा अपनाया गया कि क्षेत्रीय राजाओं के खर्चे पर अपनी सेना को रखा जाना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना।
सबसे पहले जो साइक संधि थी, इसमें यह संधि किसके साथ हुई थी, तो आप बताएंगे कि हैदराबाद के निजाम के साथ हुई थी। ये बात आपको याद रखनी होगी, फैक्ट है ये एक। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में जो होता है, वो भी लॉर्ड वेलेस्ली के समय में होता है, और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो जाता है। द्वितीय आंग्ल में मराठा युद्ध होता है 1803 से 5। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि मैसूर वाला चौथा होगा, मराठा वाला दूसरा होगा, वो दोनों वेलेस्ली के समय में होंगे। मैसूर वाला तीसरा होगा, और मैसूर वाला एक सेकेंड, इसके साथ जो हुआ था वारेन हेस्टिंग के समय में, मैसूर वाला ये तो कॉर्नवालिस के समय तीसरा, वारेन हेस्टिंग के समय में जो युद्ध हुआ मैसूर वाला सेकंड, और मराठा वाला प्रथम। यह हुआ वारेन हेस्टिंग के समय में, सेकंड के साथ प्रथम, और यहाँ पे फोर्थ के साथ सेकंड। और देखेंगे कि जो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी, इसमें शामिल होने वाले जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों के संबंध में आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं। HMT हैदराबाद मैसूर तंजौर, और APBS HMT APBS अवध पेशवा भोसले सिंधिया। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अगर कोई और बेहतर ट्रिक हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ हो सके। इसमें हैदराबाद मैसूर तंजौर अवध पेशवा बरार सिंधिया, ये इस प्रकार से लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को अपनाने वाले ये राज्य हुए। आगे जिस गवर्नर जनरल के संबंध में हम देखेंगे वो है लॉर्ड हेस्टिंग, जिसका समय 1813 से 1823 तक रहा। इसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 16, और संगोली की संधि होती है 1816 में। तृतीय मराठा युद्ध होता है 1817 से 19 के बीच में, और पिंडारियों का दमन भी लॉर्ड हेस्टिंग के समय में होता है 1817 से 1818 के बीच में। पिंडारी जो मराठा सेना थी उसमें सहायक के रूप में कार्य किया करते थे और लूटपाट किया करते थे, तो पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा किया गया। आगे देखेंगे विलियम बेंटिक के संबंध में। इनको सामाजिक सुधारों के लिए ज्यादा देखा जाता है कि बेंटिक का जो कार्यकाल होता है वो होता है 1828 से 35 के बीच का। इसी के समय 1833 का चार्टर एक्ट आता है, और इस 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही भारत में जो सुधार की व्यवस्था लागू की गई, उसी के अंतर्गत इसने सती प्रथा पर रोक लगाई 1829 ईस्वी में, ठगी प्रथा का अंत किया 1830 में, और कैप्टन स्लीमैन को इसके लिए नियुक्त किया गया था। यह स्लीमैन इस प्रकार से स्लीमैन ठगी प्रथा का अंत हुआ 1830 में, कैप्टन स्लीमैन की नियुक्ति, स्लीमैन के द्वारा ही ठगी प्रथा का अंत किया गया था। लेकिन कार्यकाल किसका था? विलियम बेंटिक का। विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर, 1834 में दुर्ग, और 1834 में ही मध्य कछार का कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया। मैंने आपको बताया कि ये सामाजिक सुधार के लिए याद किया जाता है। इसने शांति स्थापित करने का प्रयास किया। उसी समय रणजीत सिंह के साथ इसने निरंतर मित्रता की संधि को बनाए रखा गया। इसके अलावा इनसे संबंधित जो फैक्ट है, हाँ, 1833 का जो एक्ट आया, 1833 का जो एक्ट आया, इसके द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, इसको भारत का, इंडिया का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि 1833 के एक्ट के माध्यम से सेंट्रलाइज करने के, मैंने पावर को और ज्यादा सेंट्रलाइज करने का प्रयास किया गया। इसी के प्रयास में जो पदनाम था बंगाल का गवर्नर जनरल, जिसके माध्यम से कलकत्ता और बंगाल के माध्यम से कलकत्ता, मुंबई और मद्रास पर शासन किया जाता था, अब उसे इंडिया का गवर्नर जनरल पदनाम बोला जाने लगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इंडिया का पहला गवर्नर जनरल हो गया विलियम बेंटिक। अब आगे हम देखेंगे लॉर्ड ऑकलैंड के संबंध में। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 तक का शासनकाल रहा है इनका, और 1838 से 42 में प्रथम अफगान युद्ध होता है इनके समय में, और रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1839 में। इसके 10 वर्ष के पश्चात, 10 वर्ष के बाद डलहौजी के समय में 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय ब्रिटिश शासन में हो जाता है।
लॉर्ड एलन बैरो आता है 1842 से 44 में। सिंध का विलय हो जाता है 1843 में और दास प्रथा का उन्मूलन होता है 1843 में। ये दो बातें 1843 की आपको याद रखनी होंगी कि सिंध का विलय 1843 में होता है और दास प्रथा का उन्मूलन भी 1843 में होता है। आप लोगों के साथ हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये हम क्वांटिटी पे ध्यान न देकर क्वालिटी पर फोकस किए हुए हैं। जो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, हम वहीं से उन क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं। आपको इधर उधर की कोई बात नहीं की जाती है, बिल्कुल सटीक तरीके से जो डिस्कशन चल रहा है, यदि आप इस डिस्कशन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसको रिकॉल करने का प्रयास करते हैं और अपना प्रैक्टिस सेशन, जो प्रैक्टिस आप अपनी सेल्फ कर रहे हैं उसको जारी रखते हैं, तो मैं निश्चित मान के चलता हूँ कि आप जो 17 मार्च को 2024 का प्री का पेपर लगा हुआ है, आप उस पेपर में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाएंगे और अपने और कट ऑफ को ईजिली क्वालिफाई करने की स्थिति में आ जाएंगे। वैसे भी ट्रिपल PIS आप लोगों के लिए बहुत सारी इनिशिएटिव फ्री में लॉन्च करने वाला है, जिसमें करंट अफेयर की क्लासेस होंगी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनका, इकोनॉमिक्स से संबंधित, ज्योग्राफी की मैपिंग के बेहतरीन ट्रिक के साथ आपके सामने पर प्रदर्शित किए जाने का प्लान किया जा रहा है। आप लोग ध्यानपूर्वक सेशन को सुनते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें और लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम की जो स्थिति हम देखेंगे, इसका जो शासनकाल था वो 1844 से 1848 में आता है। प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध आया 1846 में, इसी के समय में लॉर्ड हार्डिंग की लाहौर की संधि हुई 1846 में। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत लॉर्ड हार्डिंग ने बालिका हत्या और नरबली की जो प्रथा थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब आता है लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल, जिसके समय में ब्रिटिश शक्ति और अधिक मजबूत होकर सामने आई। 1848 से 56 के बीच इसका कार्यकाल रहा। 48 से 56 के बीच अवध का विलय, वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाया गया। अब वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब हुए, इन पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध में विलय कर लिया गया। क्योंकि अवध के ऊपर व्यपगत का सिद्धांत लागू नहीं होता था, इस वजह से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए एक नई तरकीब यानी नए तरीके का इजाद किया और उस पर कुशासन का आरोप लगा दिया। और यह कुशासन का आरोप उसे लगाया गया जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर। जेम्स आउटरम को कैप्टन सलीमेन के स्थान पर नियुक्त किया गया था और इसी जेम्स आउटरम की जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर अवध का अधिग्रहण कर लिया जाता है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि सलीमेन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया था। दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध होता है 48 से 49 के बीच में। पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय हो जाता है 1849 में, जब हम बता ही चुके हैं। ये निचले लिखा हुआ है, निकले नहीं, निचले बर्मा या पैगू का अधिग्रहण हो जाता है 1852 में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछती है 1853 में, कहाँ से? बंबई से थाने के बीच में। जबकि दूसरी आपको याद रखनी होगी, पहली तो सबको पता होती है लेकिन बाई चांस दूसरी पूछ ली जाए, इस वजह से हमने दूसरी को भी इंक्लूड किया है। 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के लिए चलती है। और इसी डलहौजी के समय में PWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना होती है, सार्वजनिक निर्माण विभाग, इसी को PWD डिपार्टमेंट बोलते हैं। PWD डिपार्टमेंट की स्थापना हो जाती है। वहीं व्यपगत के सिद्धांत के तहत विलय हुआ है 48 में सतारा, 49 में जैतपुर संबलपुर, 50 में बघाट, 52 में उदयपुर, 53 में झांसी और 54 में नागपुर और 56 में अवध। इसको जिस प्रकार से आपने बेलजली की सहायक संधि याद की थी HMT APBS के माध्यम से, उसी प्रकार से इसको याद कर सकते हैं आप। S सतारा, J&S सतारा, जैतपुर एंड संबलपुर, और BUJNA बुजना। S&JS, S यानी सतारा, J&S जैतपुर एंड संबलपुर, B यानी बघाट, U यानी उदयपुर, J यानी झांसी, N यानी नागपुर, A यानी अवध, S, J&S बुजना। इस प्रकार से ये व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत शामिल होने वाले राज्य हैं। और गंगा नहर इसी के समय में खोली गई 1854 में। टेलीग्राफ एवं डाक सुधार तथा 2 पैसे के शुल्क पर राष्ट्रीय डाक सेवा प्रारंभ की गई। भारत में कंपनी के शासन को और मजबूत करने के लिए कम्युनिकेशन के जो माध्यम थे उनको सुधारने का प्रयास किया गया और इसी प्रयास में 2 पैसे का टिकट लगाकर राष्ट्रीय डाक सेवा प्रारंभ की गई। टेलीग्राफ और डाक के माध्यम से
मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, पेशावर को जोड़ने का प्रयास किया गया। इसी के समय सामाजिक सुधार के अंतर्गत हम देखेंगे कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया 1856 का, और पेशवाओं की पेंशन समाप्त कर दी गई 1853 में। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे राजस्व की नीतियां जो थी, सॉरी एक और बचा है अभी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का देख लेंगे। इसका जो कार्यकाल रहा वो रहा 1856 से 1862 का। 1857 में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में 3 नए विश्वविद्यालय इसी के समय में आते हैं। 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय में होता है। ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय ये बोला। इसके संबंध में 2 बातें याद रखनी होगी कि ये भारत का लास्ट गवर्नर जनरल रहा, पहला विलियम बेंटिक, अंतिम लॉर्ड कैनिंग। साथ ही यह इन भारत का पहला वायसराय बना, पहला वायसराय बन गया ये भारत का पहला वायसराय बना। यूरोपीय सेना के द्वारा इसी के समय में श्वेत विद्रोह देखने को मिला 1859 में। 1 नवंबर 1859 को महारानी की उद्घोषणा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन को सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत ले जाने की घोषणा कर दी गई 1858 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही पुलिस विभाग का गठन होता है 1861 में। नागरिक विधि संहिता आती है 1859 में। भारतीय दंड संहिता आती है 1860 में, और फौजदारी विधि आती है 1861 में। यह आपको ईयर के साथ याद कर लेना है। अब आती है भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें हम आपसे कुछ डिस्कशन पहले कर चुके हैं, बाकी का हम इसमें करेंगे कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। इसके माध्यम से जमींदारों के साथ में जो कोई लैंड होती थी, इस पर जमींदारों के साथ अंग्रेजी जो शासन था इसका एग्रीमेंट हो जाता था। यानी जमींदार इस भूमि पर जो भी राजस्व होता था वो अंग्रेज शासन को जमा करता था। तो यहाँ पर जमींदार को भूमि का मालिक मान लिया गया, जबकि रैयत को जमींदारों के नियंत्रण में छोड़ दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था स्थापित होती है। इसके अन्य नाम इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी के रूप में देखे जाते हैं। सलाहकार के रूप में हम देखेंगे ग्रांट और सन जॉन शोर। ये 2 नाम आपको याद रखने होंगे, ग्रांट, सन जॉन शोर। यूपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित। कौन इसके सलाहकार थे, किसके समय में लागू हुआ था, कब लागू हुआ था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक का क्षेत्र शामिल था, और कुल ब्रिटिश भूभाग के 19%, ब्रिटिश भारत का जो भाग था उसमें 19% क्षेत्र पर यह लागू था। इसके अंतर्गत जो व्यवस्था की गई थी उसमें जो भी राजस्व, यानी सपोज 100 रुपए आपको राजस्व प्राप्त होते थे, तो उसमें से 10/11 कंपनी को जाता था, कंपनी के लिए होता था, और 1/11 जो पार्ट था यह जो ये जमींदार होते थे, जमींदार, इन लोगों को प्राप्त होता था। भू राजस्व व्यवस्था में पहली व्यवस्था हुई स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था में रैयतवाड़ी व्यवस्था आती है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था, जैसे जो ब्रिटिश शासन था, इस भूमि, ये लैंड है, इधर से ब्रिटिश शासन और इधर से पहले जमींदार होते थे, इसकी जगह अब रैयत आ जाते हैं, यानी किसानों के साथ ये प्रत्यक्ष। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ कि कंपनी के शासन ने, यानी ब्रिटिश शासन ने रैयत के साथ डायरेक्ट राजस्व जमा करने का समझौता किया। इसमें जमींदारों को हटा दिया गया। इसको हटाने के पीछे कई सारे रीजन थे, उन रीजन पे अभी नहीं जाएंगे। प्री के लेवल पर हमें आप केवल उसके जो प्रावधान है उनसे संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको समझ लेना है, उसको डिटेल में नहीं जाना है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो जन्मदाता को माना जाता है वो मुनरो को, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। आप यहाँ याद रख सकते हो रैयतवाड़ी, यहाँ मुनरो में भी आर ओ रो आता है और रीड में भी आर आता है, तो आर 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 इस प्रकार से आप देख सकते हो। मुंबई में हम देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था 1835 में बिनगेट के द्वारा शुरू की गई थी। ये वाला नाम आप याद रखेंगे, बिनगेट के द्वारा। जबकि सर्वप्रथम जो रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी वो 12 माइल जिले में तमिलनाडु में शुरू की गई थी। यह ब्रिटिश भारत के 51% कुल क्षेत्र, ब्रिटिश भारत का जो क्षेत्र था उसके 51% कुल क्षेत्र पर लागू की गई थी। इसका जो एरिया था मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग में लागू की गई थी। आगे जो लास्ट व्यवस्था है इसकी भू राजस्व से संबंधित, वो महालवाड़ी व्यवस्था है। महालवाड़ी व्यवस्था का जो प्रवर्तक माना जाता है वो हाल्ट मैकेंजी को माना जाता है। अब यहाँ पे भी आप याद रख सकते हो कि महालवाड़ी व्यवस्था है, मैकेंजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1822 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में
बेंटिक के समय में 1833 में आगरा और अवध में इसकी लागू किया गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में ये कुछ परिवर्तनों के साथ, जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत में एक तरीके से इस व्यवस्था को लागू किया गया था। यह ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र पर लागू थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया जाता था, जैसे कोई खेत है यानी कोई लैंड है, इसमें महाल यानी गांव का मुखिया, और इधर ब्रिटिश क्या नाम है, ब्रिटिश शासन, इसके बीच में समझौता होता था, और जो भी राजस्व होता था उसे यह महाल गांव से इकट्ठा करके और ब्रिटिश शासन में जमा कर देता था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भू राजस्व के संबंध में स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और मालवाड़ी 3 प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से हम आज का सेशन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने आज पढ़ा है क्षेत्रीय शक्ति के रूप में मैसूर से संबंधित प्रश्न हल किए हैं। उसके अलावा हमने भू राजस्व व्यवस्थाएं देखी हैं, और हमने बंगाल के गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, इसके संबंध में क्वेश्चन करें। आगे के जो सेशन होगा हिस्ट्री का, उसमें हम भारत के वायसराय के संबंध में और जो धन के बहिर्गमन के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति है, और जन आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे। आप लोग हमारे सेशन को सुन रहे हैं, आप लोगों को हमारा सेशन कैसा लग रहा है? यदि आप इसे पसंद कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे PPIAS आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहा है। बस आप लोगों का जो ड्यूटी है वो इतना है कि आप लोग उन इनिशिएटिव को सुने, और यदि आपको पसंद आए तो उनको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग ध्यानपूर्वक हमारे जो भी सेशन चल रहा है इसको सुन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।